बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बच्चों बीए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के आज हम जो क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, आज की क्लास के माध्यम से टॉप हम 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बच्चों MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विश्वविद्यालय में MCQ का पेपर होगा और मार्कशीट पर परीक्षा होगी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। और मैं आपको बता दूं बच्चों, इसकी मैंने चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी हैं। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। आप जाकर के अन्य भी मॉडल पेपर देख सकते हैं और चैप्टर्स क्लासें भी जो है वॉचअप कर सकते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय करते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम BA सेकेंड सेमेस्टर, BA फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकेंड सेमेस्टर है, ज्योग्राफी के आज हम टॉप 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे कि आगरा विश्वविद्यालय का भी MCQ का ही पेपर होता है बच्चों, और आपका DDO गोरखपुर विश्वविद्यालय, CGMU कानपुर विश्वविद्यालय, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, और भी हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, राजा महेंद्र प्रताप वगैरह, BU झांसी हो गया। तो इस सभी का क्या है बच्चों, MCQ का ही पेपर होता है। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी बच्चों साबित होगी। और इसकी जो है मैंने लिखित का भी पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व करा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है, लिखित वाले बच्चे जाकर के उसी प्ले लिस्ट में मैंने लिखित और MCQ दोनों क्लासें करा रखी हैं, आप जाकर के दे सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। चलेगा, पेपर आपका बच्चों इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर बच्चों आपका 75 नंबर का आएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में 75 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलेगा, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में सेशन को 200 बार भी शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें से बच्चों काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें के जितने भी क्वेश्चन बच्चों सभी रिपीटेड आपके क्वेश्चन जो पिछले 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि मानव भूगोल का जनक बच्चों किसे कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आपका बनेगा। मानव भूगोल का जनक बच्चों किसे कहा जाता है, आपको बताना है तो कहोगे फ्रेडरिक रटजेल को मानव भूगोल का जनक बच्चों कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों, मानव भूगोल का जनक है रटजेल जी को कहा जाता है। इनकी बच्चों एक पुस्तक है एंथ्रोपो जियोग्राफी। इसी पुस्तक में जो इन्होंने जो है मानव भूगोल की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, उसको व्यवस्थित रूप दिया है उसका। और इसमें जो आपके दिए हुए हैं, हाँ, इसमें का राइट आपका होगा बी ऑप्शन। और आपके जो बिडाल दी जो बलास जी हैं, ठीक है, यदि जो है मानव भूगोल के जनक की यहाँ से बच्चों बात कर रहा है, यदि पूछ ले कि आधुनिक पूछ ले, यदि आधुनिक पूछेगा बच्चों कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है बच्चों, तो आधुनिक यदि मानव भूगोल का जनक बच्चों पूछेगा तो बिडाल डी बलास जी हैं। कौन है, बिडाल जी बलास जी आपके हो जाएंगे, यदि आधुनिक जो है मानव भूगोल पूछेगा तो। यदि केवल मानव भूगोल का जनक पूछ रहा तो आपको रटजेल आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस देश के भूगोलवेताओं ने राज्य को जीवित जीव के रूप में जो है वर्णित किया है, आपको बताना। तो किस देश के जो है भूगोलवेत्ता ने किया है, तो जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं ने किया है। ठीक है, जर्मनी के कौन कौन से भूगोलवेत्ता हैं आपके, जैसे कि फ्रेडरिक रटजेल जी आपके हैं। इन्होंने जो है जीवित जीव की अवधारणा जो है, इसकी अवधारणा को जो प्रतिपादित किया है। ठीक है, इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है, चले अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये बच्चों जो कथन है, ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है, ये किसने दिया है, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो परिभाषा है, इस परिभाषा कुमारी सैंपल के द्वारा दी गई है। इसमें का 30 मतलब डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। इसमें का डी ऑप्शन है बच्चों। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, आपको ये बताना है। देखो, मानव भूगोल का कौन सा उपागम नहीं बच्चों, क्षेत्रीय भिन्नता ये भी इसका उपागम है, स्थानिक संगठन ये भी इसकी विशेष ये कह सकते हो उपागम है, और अन्वेषण और झवरण ये भी इसके कह सकते हो उपागम है। लेकिन मात्रात्मक क्रांति इसका कोई भी उपागम बच्चों नहीं है। इसमें का आप तीसरा लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि इनकी जो पुस्तक है फ्रेडरिक रटजेल जी की, जिसमें इन्होंने मानव भूगोल की अवधारणा दिया है, उसका प्रतिपादन किया है, उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपो जियोग्राफी। ये पुस्तक किसकी बच्चों है, फ्रेडरिक रटजेल जी की है। ये बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, तो मानव भूगोल जो होता है बच्चों, मानव पृथ्वी पर मानव पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है,
उसी को मानव भूगोल कहते हैं। तो इसमें जो है मानव पर्यटन संबंधों का विश्लेषण, इसमें का बच्चों दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, आपको बताना। देखो मानव भूगोल के अंतर्गत बच्चों हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसकी हम बात करें बच्चों तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम नगरीय भूगोल इसका भी अध्ययन करते हैं, ग्रामीण भूगोल, पर्यटन भूगोल इसका भी अध्ययन करते हैं, लेकिन जैव भूगोल का अध्ययन बच्चों हम नहीं करते हैं, ये इसकी शाखा नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। देखो बच्चों जैव भूगोल जो है, ठीक है, ये क्या है, ये भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसमें हम पृथ्वी पर जो पौधे हैं, जो वनस्पति हैं, जो जानवर हैं, इसके वितरण और उनके पर्यटन के साथ संबंधों का अध्ययन जो है किया जाता है, ठीक है। लेकिन मानव भूगोल में इसका बच्चों हम अध्ययन नहीं करते हैं, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, आपको बताना है। मानव भूगोल का प्रमुख जो क्षेत्र है बच्चों वो कौन सा है, तो कहोगे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सभी हैं, इसमें का डी। 8 नंबर का बच्चों डी है। फिर 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव भूगोल किस विज्ञान से अधिक प्रभावित होता है, आपको बताना है। देखो मानव भूगोल जो प्रभावित होता है समाजशास्त्र से, इसमें का पहला, इसमें का बच्चों पहला पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एलन सी सैंपल किस भौगोलिक संगठन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, आपको बताना है। ये बच्चों जो है अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता करने वाली महिला थी, इसमें का राइट आपका बी होगा। इनको जो है इसकी अध्यक्षता करने के लिए 1921 में जो है चुना गया था, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 11 नंबर है कि पुस्तक एक है कि पुराणों का भूगोल, इसकी रचना बच्चों किसने की है, तो इसकी रचना बच्चों एस.एम. अली जी ने किया है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पुराणों के अनुसार पृथ्वी को कितने जो है द्वीप मतलब जो है खंडों में विभाजित किया गया है, तो पृथ्वी को जो है बच्चों पुराणों के अकॉर्डिंग 7 खंडों में या फिर 7 द्वीपों में जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। 7 द्वीप कौन कौन से, पहला आपका जम्बू द्वीप है जो सबसे प्रमुख और जिसका केंद्र जो है भारतवर्ष में है, ठीक है। तो जम्बू में कौन सा जो है क्षेत्र वर्ष स्थित बच्चे, तो कहोगे भारतवर्ष है जम्बू में, जम्बू द्वीप में, इसमें का पहला, ठीक है। चलेगा अगला देखिएगा, हाँ और भी इसमें जो दिए हुए हैं जैसे कि अमेरिका वर्ष, यूरोप वर्ष, ये सब बच्चों किस में कह सकते हो है, तो इनको भी एक इसके बारे में आपको देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में इससे जो है संबंधित क्वेश्चन जो है आपके बन जाए। चलिए अगला देखिएगा जो कि 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध बच्चों किससे है, आपको ये बताना है। इसका संबंध बच्चों जो है मानव गतिविधियों पर पर्यावरण के प्रभाव से है, इसमें का डी है। फिर 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निश्चयवाद की अवधारणा किस युग में प्रमुख थी, आपको ये बताना है। ये बच्चों अवधारणा जो प्रमुख थी 19वीं शताब्दी में, इसमें का बी है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों इस तरह से भी बन सकता है कि इसके विचारक कौन है निश्चयवाद के, तो इसके बच्चों जो प्रमुख विचारक हैं फ्रेडरिक जो है रटजल जी हैं, ठीक है। अगला देखिएगा फिर एक निम्न में से किसने जो है कासमस नामक पुस्तक जो है लिखी है। ये बच्चों जो पुस्तक है इसको ध्यान से सुन लीजिए, इसके लेखक एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसके लेखक कौन है बच्चों, कासमस जो पुस्तक है, जो बुक है, इसके लेखक आपके जो हैं कौन है, तो ये जो वान आपके हेम्बोल्ट जी हैं, इसमें का सी, वान हेम्बोल्ट जी। 16 का बच्चों सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 17 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है नियतवादी भूगोलवेत्ता नहीं है। इसमें बच्चों कह रहा कि कौन नियतवादी भूगोलवेत्ता नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो है जो बोमेन है ये नियतवादी भूगोलवेत्ता नहीं है बच्चों, ठीक है। इसलिए इसमें का पहला, क्योंकि बोमेन जो है बच्चों ये जो भूगोलवेत्ता हैं संभववाद के हैं, किसके भैया, ये संभववाद के भूगोलवेत्ता हैं, ये नियतवादी भूगोलवेत्ता नहीं है, इसमें का पहला। और सभी जो है नियतवादी भूगोलवेत्ता हैं। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लेबेंसराउम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, तो जीवित स्थान होता है, इसमें का बी। 18 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका विकल्प रहेगा बी ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन बच्चों है कि मानव जो है भूतल की उपज है, ये परिभाषा किसने दिया है या फिर किसने कहा है, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो है कुमारी सैंपल के द्वारा परिभाषा दी गई है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर कि संभववाद शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया था, आपको बताना। देखो संभववाद शब्द का जो प्रयोग बच्चों किया है लुसियन जो है फेब्रे ने किया है। लुसियन फेब्रे ने सबसे पहले जो संभववाद का जो शब्द है बच्चों इसका प्रयोग किया है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि संभववाद का जो जनक बच्चों माना जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग तो इसने किया है, जो कि यहाँ से सर्वप्रथम किस विद्वान ने इसका प्रयोग किया है, तो प्रयोग में आपको लुसियन फेब्रे आपको लगाना है, लेकिन जो कि बिडार्ड डी ब्लास जी को जो है संभववाद का जनक माना जाता है, क्योंकि इसको काफ़ी इन्होंने जो है फेमस किया था, इस क्षेत्र में कार्य किया था। तो इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, हाँ, जो इसमें आपके लुसियन जो फेब्रे हैं इनकी पुस्तक जो वह इनकी जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, इन्होंने जो है 1922 में जो कि लुसियन फेब्रे ने इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जो है संभववाद के जनक की बात करेगा बच्चों तो आपको जो है ब्लास जी आपको लगाना है, ठीक है, ब्लास जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है कि बिडार्ड डी ब्लास ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया जो संभववाद से संबंधित है, ठीक। तो सांस्कृतिक पारदर्शी को इसमें का पहला है। फिर कि संभववाद का मूल विचार क्या है, आपको बच्चों जो है बताना है, ठीक है। तो कौन सा है बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, हाँ, तो संभववाद होता क्या पहले ये समझ लीजिए बच्चों। देखो संभववाद जो होता है, ठीक है, संभववाद होता है मानव भूगोल की एक ऐसी विचारधारा है जो मानती कि जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है मनुष्यों के लिए केवल सीमाएं नहीं बल्कि कई जो है संभावनाएं भी प्रस्तुत करती है। अब ऐसे कह सकते हो बच्चों कि मनुष्य जो है अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी तकनीकी के माध्यम से संभावनाओं का चयन कर पर्यावरण में जो है चेंजेस ला सकता है, पर्यावरण में जो है बदलाव ला सकता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव अपनी जरूरतों के अनुसार पर्यावरण को जो है बदल सकते हैं, बिल्कुल। इसमें का डी लगाओ। फिर बच्चों आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा किस देश में भूगोलवेताओं ने सबसे अधिक विकसित की थी, आपको बताना है। तो फ्रांस में की थी, इसमें का बी, ठीक है। जो कि फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता हैं जिसमें बिडार्ड डी ब्लास जी हैं जो कि संभववाद के जनक माने जाते हैं, और जो कि लुसियन फेब्रे जैसे जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने इसके जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 24 नंबर है कि ईसा बोमेन ने भूगोल के किस सिद्धांत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, आपको बताना है। तो संभववाद को बच्चों, संभववाद जो विकसित किया था ईसा बोमेन के द्वारा सिद्धांत विकसित हुआ था बच्चों, इसमें का पहला, ठीक है। चलेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम सांस्कृतिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो प्रयोग किया है सर्वप्रथम, ठीक है, कार्ल जो है सावर जी ने किया है, इसमें का राइट आपका होगा सी ऑप्शन, ठीक है। इनकी बच्चों जो एक पुस्तक है द मॉर्फोलॉजी लैंडस्केप, इसी पुस्तक में जो है सबसे पहले इन्होंने इसकी शब्द का प्रयोग किया है। इसमें का बच्चों राइट आपका होगा सी ऑप्शन। कब किया था बच्चों 1925 में शब्द का प्रयोग। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि रुको जाओ निश्चयवाद सिद्धांत बच्चों किससे संबंधित है, आपको ये बताना है, ठीक है। ये बच्चों सिद्धांत जो है ग्रिफिन टेलर ने दिया है। किसने दिया है, ग्रिफिन टेलर के द्वारा सिद्धांत दिया गया है, और ये जो है नव निश्चयवाद से संबंधित है। इसमें का बच्चों आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है, आपको बताना है। देखो मानव भूगोल की कौन सी शाखा नहीं है, तो मानव भूगोल की हम शाखाओं की बच्चों बात करें तो आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, बस्तियों का भूगोल, ये सभी में इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसकी कौन से बच्चों शाखा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पर्यावरण भूगोल इसकी शाखा बच्चों नहीं है, इसमें कब लगा दीजिएगा बी ऑप्शन। फिर है कि मानव भूगोल के निम्नलिखित में से कौन सी उप शाखा आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो राजनीतिक भूगोल नहीं बच्चों संबंधित है और सभी संबंधित है, इसमें का आपका सी है। फिर है कि कौन सा युग्म मानव भूगोल की शाखा
और उसके जो उदाहरण के रूप में गलत है आपको बताना है। मतलब जो है मानव भूगोल की शाखा और उसको उदाहरण के रूप में कौन सा इसमें का बच्चों विकल्प गलत है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो भू राजनीति हरित क्रांति का प्रभाव, तो ये बच्चों गलत है और सभी इसमें के सही हैं। इसमें का पहला लगाओ। 29 का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः जो कि राइट हो जाएगा। फिर आपका है कि पर संभववाद विचारधारा का जनक कौन था, आपको बताना बच्चों। पर संभववाद कह रहा बच्चों, संभववाद होता तो बोमेन जी थे। अब यहाँ से पर संभववाद की ये बात कर रहा है तो कौन आपके होंगे, तो कहोगे OH के स्पेड जी, इसमें का पहला। फिर आपका कि ग्रिफिन टेलर के अनुसार प्राकृत जो है किसके समान कार्य करती है, तो कहोगे कि यातायात नियंत्रण के रूप में कार्य करती है, ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में, इसमें का डी। फिर है कि पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया था, आपको बताना है। तो कब से बच्चों इसकी शुरुआत हुई थी, तो कहोगे प्लेस्टोसीन युग से, इसमें का बच्चों सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है कि विश्व में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है। देखो सबसे अधिक जो जनसंख्या जो घनत्व है बच्चों, ठीक है, और जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है नदी घाटियों जो मैदानी क्षेत्रों में, इसमें का सी है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला है, आपको बताना है। कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला है बच्चों, आपको बताना है। तो अमेजन जो है बेसिन है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ये क्वेश्चन कहना कि कौन सा कारक नहीं प्रभावित करता है बच्चों, तो जलवायु, मृदा की उर्वरता, औद्योगिकरण सभी इसको प्रभावित करते हैं बच्चों, लेकिन चंद्रमा की गति इसको प्रभावित नहीं करती है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 36 नंबर है कि निम्नलिखित जो है महाद्वीपों में से जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस महाद्वीप की है बच्चों, तो कहोगे अफ्रीका महाद्वीप की, इसमें का सी। इसमें का बच्चों सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखो जनसंख्या घनत्व बच्चों सबसे जो कम है, ठीक है, तो कहोगे मंगोलिया का है, इसमें का डी। इसमें का बच्चों क्योंकि दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले देशों में से एक है मंगोलिया, इसमें का डी। फिर आपका 38 नंबर है कि जनसंख्या घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है बच्चों, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की संख्या के रूप में, इसमें का पहला। फिर है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों बनेगा, तो 11 जुलाई को, ठीक है। और 5 जून को हम पर्यावरण दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं, सभी को पता होगा बच्चों। अगला देखिएगा कि किस विद्वान ने कहा है कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है, तो मल्थस जो कि जनसंख्या के सिद्धांत दिए थे इन्हीं के द्वारा होगा, इसमें का सी है। फिर आपका है कि जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है, तो कहोगे देश की आयुलिंग संरचना को, इसमें का राइट आपका पहला होगा, ठीक है, इसमें का राइट आपका पहला होगा। चलिए फिर 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है, तो कहोगे जनसंख्या वृद्धि गिरावट के प्रतिरूप से, इसमें का बी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसांख्यिकीय संक्रमण के चौथे चरण में है, आपको बताना है। देखो चौथे चरण में आपके जो देश हैं विकसित देश आपके आते हैं, ठीक है, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, फ्रांस। तो इसमें जापान आपका आ जाएगा, इसमें का डी, ठीक है। मतलब जो है जनसांख्यिकीय संक्रमण का मतलब क्या होता है बच्चों, ये समझ लो सबसे पहले। तो इसका मतलब जो होता है जनसांख्यिकीय जो कि संक्रमण का, इसका हाँ इसका मतलब ये होता है कि विकसित देश इसके अंतर्गत आते हैं और जहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम होती हैं, ठीक है, मतलब मरते भी कम है और जन्म भी कम लेते हैं, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है, उसी को बच्चों हम जनसांख्यिकीय संक्रमण कहते हैं, इसमें का डी है। फिर है कि वर्ष 2011 की जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था बच्चों, तो कहोगे दूसरा स्थान था जनसंख्या के अकॉर्डिंग, लेकिन आज क्या है विश्व में पहला स्थान है भारत का जनसंख्या के हिसाब से। फिर है कि मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास के लिए जाना क्या कहलाता है बच्चों, तो उसको हम आंतरिक जो है प्रवास कहते हैं। देखो एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाता है
इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एक देश से दूसरे देश गया है, मतलब अपने ही देश में है तो उसको आंतरिक हम प्रवास कहेंगे। ठीक है, यदि किसी दूसरे देश जाता, मतलब जब लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसते तो उसको हम प्रवासन कहते हैं। ठीक है, और आंतरिक प्रवास क्या होता है? जब लोग अपने ही देश की सीमा के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसते हैं, तो उसको बच्चों में आंतरिक प्रवास कहते हैं। और बाह्य प्रवास आपका जैसे कि एक देश से दूसरे देश में जाना, उत प्रवास क्या है बच्चों? ये भी अपने मूल देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना, ये भी मूल प्रवास कहलाता है। तो अपने ही देश की बात करा बच्चों, इसलिए इसमें आपका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, आंतरिक प्रवास। फिर कि शहरीकरण किसका एक जो है प्रमुख परिणाम है, आपको बताना। देखो शहरीकरण बच्चों जो किस लिए हुआ है, शहर में इतनी आबादी किस लिए हुई है, आपको बताना है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रवासन में वृद्धि। ठीक है, क्योंकि शहरीकरण के द्वारा बच्चों जो प्रवासन में वृद्धि हो, क्योंकि शहर में लोग रोजगार के खातिर जाते हैं, शिक्षा के खातिर जाते हैं, जहाँ से जिसके कारण जो शहर है वहाँ की आबादी जो है कह सकते हो ग्रोथ होती है, घनी आबादी हो गई है। इसमें का बच्चों बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रवास के प्रतिकूल घटक का उदाहरण है, आपको बताना है। तो राजनीतिक जो है अस्थिरता है, इसमें का बच्चों बी ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट होगा। यहाँ से बच्चों कौन सा प्रवास के प्रतिकूल घटक पूछ रहा है। देखो राजनीतिक बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि युद्ध के कारण व्यक्ति वहां से भागकर दूसरे देश में चला जाता है या फिर दूसरे स्थान पर चला जाता है, या फिर नेता के कारण कभी कभी ऐसे भाषण दिए जाते हैं जिससे लोगों को जो है सताया जाता है, तो वहाँ के लोग जो है कम आबादी वाले वहाँ से जो कि उसको छोड़कर स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो यही एक इसका कह सकते हो घटक होता है, उदाहरण है। ठीक है, फिर है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक प्रवासन की निगरानी और सहायता करने के लिए जिम्मेदार है, आपको बताना। तो कहोगे IOM है। इसका बच्चों फुल फॉर्म क्या है? इसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिग्रेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना बच्चों 1951 में हुई थी। ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी प्रवास का उदाहरण आपको बताना है। तो मौसमी प्रवास का जो उदाहरण है बच्चों, कृषि मजदूरों का फसल के समय दूसरे क्षेत्रों में जाना, बिल्कुल इसमें का पहला। फिर है बच्चों की अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत बच्चों किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपकी जब बनेगा तो एडविन जे केनन ने, इसमें का पहला। इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक है बच्चों, ठीक है, एडविन केनन की वेल्थ है, जो कि 1924 में आई थी। उसी में जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने जो है किया था। और मल्थस जो आपके हैं, इन्होंने जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया है। कौन सा बच्चों? मल्थस ने जो है जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति के बीच संबंधों का सिद्धांत दिया है, जिसे मल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी कहा जाता है। और रॉबिन्स महोदय जो हैं, जो कि एडमंड कैनन के बाद जो कि एडवर्ड डाल्टन रॉबिन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत को और अधिक जो है लोकप्रिय बनाया और विकसित किया है। इसमें का बच्चों पहला राइट है। फिर है कि ग्रामीण बस्तियों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरण कौन सा था, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों चरण था? तो नौ पाषाण क्रांति थी, इसमें का राइट आपका बी होगा। ठीक है, क्योंकि नौ पाषाण जो क्रांति थी बच्चों, इसमें मानव इतिहास में या जो है वह समय था जब मनुष्य ने शिकार और भोजन इकट्ठा करने के बजाय कृषि और पशुपालन को जो है अपनाया था। अगला बच्चों क्वेश्चन आपका 52 नंबर है कि स्थायी मानव बस्तियों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो कृषि का आविष्कार था, इसमें का डी। इसमें का बच्चों डी है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा अधिवास का प्रचलित जो है प्रकार है। मतलब जो है अधिवास मतलब जो लोग रहते हैं, जो मकान है, तो उनका प्रचलितम प्रकार क्या है बच्चों? तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, ग्रामीण है, इसमें का बच्चों बी। फिर आपका है कि मध्यकालीन यूरोप में नगरों का उदय किससे प्रभावित था, आपको बताना। तो कहोगे व्यापार मार्ग से, इसमें का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका है 55 नंबर है कि ग्रामीण अधिवास का कौन सा प्रकार घरों के अलग अलग छितरे हुए होने की विशेषता दर्शाता है, आपको बताना है। ठीक है, देखो यहाँ से अलग अलग बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, अलग अलग मतलब विखंडित अधिवास जिसको हम कह सकते हैं, इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा डी।
फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि नगरीय अधिवास की परिभाषा किसके आधार पर की जाती है, आपको बताना है। इसकी बच्चों परिभाषा जनसंख्या घनत्व, आर्थिक गतिविधियाँ और प्रशासनिक स्थिति सभी के आधार पर, इसमें का डी। फिर तो 57 नंबर आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नियोजित नगर है। नियोजित बच्चों नगर कौन होता है, सबसे पहले ये समझ लो। देखो नियोजित नगर हम इसको कहते हैं जैसे कि आप मकान आप बनाते हो तो उसके लिए पहले नक्शा बनाया जाता कि ये चीज़ यहाँ पर रहेगी, तो ठीक उसी प्रकार जब कोई नगर एक प्लान के द्वारा प्लान्ड हो कि इस तरह से नगर को बसाना है, तो उसी को हम नियोजित नगर कहते हैं बच्चों। तो कौन सा नियोजित नगर है, तो कहोगे चंडीगढ़ है, इसमें का पहला। फिर है कि किसी शहर का वर्गीकरण महानगर के रूप में कहाँ किया जाता है, आपको बताना है। किसी शहर का वर्गीकरण महानगर के रूप में कहाँ किया जाता है, तो जहाँ पर बच्चों की संख्या 10 लाख से अधिक से हो, ठीक है, इसमें का सी। अगला ऑप्शन फिर आपका कि नगरों की उत्पत्ति व विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन है। मतलब जो है नगरों की जो उत्पत्ति हुई है इसके विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन है, प्रभावित नहीं है, तो जलवायु भी प्रभावित है और जो है व्यापार भी, औद्योगिकरण भी है, क्योंकि औद्योगिकरण के द्वारा ही नगरों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। लेकिन पदानुक्रम कोई भी बच्चों इसका कह सकते हो कारण नहीं है, प्रभाव नहीं है, प्रभावहीन है, इसमें का बच्चों लगाइएगा बी ऑप्शन। फिर है कि ग्रिड पैटर्न पर आधारित भारतीय नगर का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका जो कह रहा है, तो ग्रिड क्योंकि इसका उदाहरण पूछ रहा बच्चों, तो जयपुर आपका हो जाएगा राजस्थान, इस पर आधारित जो नगर है जयपुर राजस्थान है। फिर आपका 61 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शहरों के आपस में मिलकर एक जो कि सतत नगरीय क्षेत्र बनाने को क्या कहते हैं बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। तो उसको जो है नगरीय समूह कहा जाता है, क्योंकि नगरों की बात कर रहा है, इसमें का बी है। फिर है कि किसी शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है, तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है बच्चों मुंबई को कहा जाता है, इसमें का डी। फिर है कि उपग्रह नगर क्या होता है, तो महानगर के पास स्थित आश्रित जो नगर होता है उसी को हम उपग्रह नगर कहते हैं, इसमें का पहला। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक सांस्कृतिक नगर है, तो सांस्कृतिक बच्चों नगर कौन सा है, आपको बताना है। तो सांस्कृतिक बच्चों जो आपका नगर है जेरूसलम है, कौन सा है, जेरूसलम है, क्योंकि जेरूसलम बच्चों जो है, ठीक है, ये जो है दुनिया के 3 प्रमुख धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, उसका एक अत्यंत जो है महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, ठीक है, इसमें का आप डी लगाओ। फिर है कि पैट्रिक गेडिस की नगर नियोजित पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित थी, तो पर्यावरण जो है सामाजिक कारकों की एकता पर, इसमें का बी, इसमें का बी। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि पैट्रिक गेडिस ने भारत में किस शहर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था या फिर किया था, तो कहोगे इंदौर के, ठीक है, इसमें का डी, ठीक है, क्योंकि इनका योगदान जो कि 1918 में इंदौर शहर के लिए एक व्यापक नगर नियोजित रिपोर्ट तैयार करने के लिए इनको जो आमंत्रित किया गया था, इसमें का डी। फिर आपका है कि पैट्रिक गेडिस की जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है बच्चों, इनकी पुस्तक है सिटीज इन एवोल्यूशन, इनकी पुस्तक है बच्चों, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि नगरीय संरचना का संकेंद्रीय खंड सिद्धांत किसने बच्चों दिया है, आपको बताना है। ये सिद्धांत जो दिया है बर्गेस ने दिया है, इसमें का बी। 68 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका जो विकल्प आपका रहेगा इसमें का बी है 68 का। फिर 69 नंबर आपका क्वेश्चन है कि केंद्रीय व्यवसायिक जिला, जिसको हम शॉर्टकट में CBD कहते हैं, किसे कहा जाता है बच्चों, तो ये जो है व्यवसायिक और वाणिज्य केंद्र है, इसमें का डी, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर एक ग्रिफिन टेलर के अनुसार नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं होती बच्चों, तो 7 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, इसमें का राइट आपका रहेगा सी ऑप्शन। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, सबसे पहले शैशवावस्था, इसमें नगरों की शुरुआत होती है जहां सड़कें गलियों जो है स्पष्ट नहीं होती हैं। फिर किशोरावस्था आती है, इसमें जो है चरणों में सड़कों का जो कि जाल बिछाना शुरू होता है। उसके बाद किशोरावस्था आती है, या जो आवासीय व्यवसायिक क्षेत्र में स्पष्ट अंतर इसमें दिखाई देने लगता है। फिर है प्रौढ़ावस्था, ये नगर का पूर्ण विकास हो जाता है और विभिन्न क्षेत्रों
का जो स्पष्ट सीमांकन है वो भी हो जाता है। उसके बाद आता है उत्तर प्रौढ़ावस्था, क्योंकि नगर की वृद्धि धीमी हो जाती है, इमारतें जो है जो कि कमजोर होने लगती है, फिर वृद्धावस्था आती है, नगर का ह्रास शुरू हो जाता है और लोग जो है बाहर जाने लगते हैं। उसके बाद सातवां है कि मरणा जो है अवस्था, ठीक है, ये मरणावस्था फिर लास्ट में आती है या नगर की अंतिम अवस्था है जहां नगर पूरी तरह से उजड़ जाता है। तो 7 अवस्थाएं बच्चों उन्होंने बताई हैं। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था बच्चों, तो कहोगे कृषि और पशुपालन था। इसमें का बी ऑप्शन, क्योंकि पहले के जो लोग थे कृषि करते थे, पशुपालन पशुओं के जैसे दूध वगैरह के लिए, अन्य चीज़ों के लिए पशुओं को पालते थे। फिर है कि प्राचीन भारत में किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ था बच्चों, तो तांबा धातु का। इसमें का डी। फिर भी प्रारंभिक जो है मानव भोजन इकट्ठा करने के लिए किस पर निर्भर था, तो जंगलों के फल और जो है जड़ों पर। इसमें का पहला है। फिर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी गतिविधि कृषि से पहले भी की जाती थी, तो कृषि से पहले बच्चों जो पहले मनुष्य था शिकार करता था, भोजन संग्रह करता था, जानवरों को मार के खाता था। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्राचीन शिकार में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था, तो शिकार करने के लिए पहले लोग जो प्रयोग करते थे पत्थर के हथियार प्रयोग करते थे। इसमें का बी। फिर कि प्राचीन मिस्र में मछली पकड़ने के लिए कौन सा जल निकाय महत्वपूर्ण था बच्चों, आपको बताना। तो मछली पकड़ने के लिए नील नदी का प्रयोग करते थे बच्चों, नील नदी में पकड़ते थे। इसमें का सी ऑप्शन। फिर है कि स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु में की जाती है, आपको बताना है। स्थानांतरित जो कृषि बच्चों होती है उष्णकटिबंधीय और अर्ध जलवायु में की जाती है। इसमें का डी। 77 का बच्चों डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि झूम कृषि मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में की जाती है, आपको बताना। देखो झूम कृषि जो की जाती है बच्चों असम, मेघालय जो है मिजोरम में। इसमें का सी। फिर आपका 89 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में स्थानांतरण कृषि को शिल्पा कहा जाता है, आपको बताना है। तो शिल्पा बच्चों किस देश में कहा जाता है, तो शिल्पा बच्चों जो कहा जाता है मोरस्को में कहा जाता है, मध्य अमेरिका में कहा जाता है, मॉस्को, ठीक है, मेक्सिको में कहा जाता है। इसमें का बच्चों बी ऑप्शन। और झूम जो खेती होती है बच्चों भारत में होती है, उत्तर पूर्वी भारत में। चलिए उसके बाद है कि स्थानांतरण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, आपको बताना है। इसकी विशेषता क्या है आपको बताना है। तो कहोगे भूमि को कुछ वर्षों के बाद छोड़ देना। इसके बाद है कि सांस्कृतिक विरासत के बच्चों अर्थ क्या है, तो सांस्कृतिक तत्वों का एक समूह से दूसरे समूह में फैलना भी जाना। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानव वर्गीकरण में महत्वपूर्ण नहीं है। देखो मानव का जब हम वर्गीकरण करते हैं उसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मानव की खोपड़ी की संरचना, रक्त समूह, चलने की विधि, ये सभी आ जाती है, लेकिन निवास स्थान बच्चों नहीं आता है। इसमें का डी। फिर है कि अल्पाइन 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 जो प्रजाति है इसको जो है किस वर्गीकरण में जो है रखा जाता है बच्चों, तो अल्पाइन बच्चों जो, हाँ, ये जो प्रजाति है इसको रखा गया है कॉकसाइड प्रजाति के रूप में। इसमें का सी। अगला भी आपका है कि हंटन के वर्गीकरण के अनुसार अंडमान निकोबार के लोग जो है किस प्रजाति के हैं बच्चों, तो निग्रेटो हैं। इसमें का पहला। फिर है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा बच्चों, तो ईसाई धर्म है, ठीक है, कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म है। इसको मानने वाले बच्चों 2.4 अरब लोग मानते हैं ईसाई धर्म को, और जो है 1.9 जो है इस्लाम धर्म को मानते हैं, और हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या जो है 1.2 है, ठीक है। अगला देखिएगा कि दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा बच्चों, तो कहोगे इंडोनेशिया है। इसमें का सी ऑप्शन। फिर है कि कौन सा धर्म सबसे पुराना माना जाता है बच्चों, तो सबसे पुराना बच्चों जो धर्म है हिंदू धर्म है, ठीक है, हजारों साल पुराना ये धर्म है, और जितने भी धर्म हैं सभी निवेस्ट हैं, नए धर्म हैं। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा जो कि आपका 88 नंबर क्वेश्चन है
कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी बच्चों, तो कहोगे अंग्रेजी है। ठीक है, पहले मंदारिन थी चीनी भाषा, लेकिन अब अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, दूसरी भाषा आपकी मंदारिन है। फिर एक कि भाषाई परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार से संबंधित है बच्चों, तो हिंदी जो संबंधित बच्चों इंडो यूरोपियन से है, इसमें का सी है। फिर एक कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा नहीं बच्चों, तो कहोगे रोमांस नहीं है, क्योंकि ये जो है बच्चों, ठीक है, ये कोई भी जो है भाषा परिवार नहीं है, बल्कि इंडो यूरोपियन जो भाषा परिवार एक शाखा है, और इसके अंतर्गत जो है इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली जैसे भाषाएं जो आती हैं। अगला देखिएगा बच्चों, एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से किस प्रकार के आवास में रहती है, आपको बताना है। एस्किमो जो बच्चों जो जनजाति है इग्लू में रहती है, इसमें का इग्लू घर बनाते हैं। फिर है कि किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है, तो किर्गिज जो जनजाति है बच्चों ये मुख्य रूप से पाई जाती है किर्गिस्तान में, इसमें का बच्चों आपका राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 92 का बच्चों बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट। फिर है कि बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ये जनजाति बच्चों कालाहारी रेगिस्तान में, इसमें का राइट आपका सी है। फिर आपका 94 आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के घर कराल कहलाते हैं, तो कौन सी जनजाति कराल घर बनाती है बच्चों, आपको बताना है। तो मसई जनजाति बच्चों बनाती है, इसमें का डी। ठीक है, बुशमैन के जो घर होते हैं बच्चों गुफाओं में रहते हैं ये लोग। किर्गिज जो कि इग्लू बनाते हैं घर, तंबू वगैरह। और सीमांत जो जनजाति होती है ये अधिकतर वनों में रहती हैं। अगला भी 95 है कि निम्नलिखित में से जो है पिग्मी जनजाति के शारीरिक लक्षणों में से कौन सा लक्षण शामिल है, तो जो पिग्मी जनजाति बच्चों छोटे कद के होते हैं, हल्के भूरे रंग की इनकी त्वचा होती है। फिर आपका है कि गद्दी जनजाति मुख्य रूप से किस व्यवसाय में संलग्न है, तो कहोगे पशुपालन और जो है ऊन उत्पादन में। फिर है कि भील जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है, तो भील बच्चों जो जनजाति है, ठीक है, ये कहाँ निवास करती है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में, इसमें का पहला। फिर है कि थारू जनजाति से संबंधित गलत जोड़ी की पहचान करना है आपको। देखो थारू जनजाति इनका निवास बच्चों तराई क्षेत्र में है, बिल्कुल है। ये लोग कृषि करते हैं, ईसाई धर्म को मानते नहीं भैया। जो थारू जनजाति है ये हिंदू धर्म को मानती हैं, ठीक है। और प्रजाति समूह द्राविडियन है, बिल्कुल ठीक है। ये केवल तीसरा गलत और सभी बच्चों इसमें का सही है। अगला देखिएगा कि करिल कृषि किस जनजाति में की जाती है, आपको बताना है। देखो करिल जो कृषि करती है जनजाति वो करती है भील जनजाति करती है खेती, इसमें का डी। फिर लास्ट में बच्चों आपका है 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख नागा जनजाति है, आपको बताना है। नागा जनजाति बच्चों कौन सी है आपको ये बताना है। तो आओस है, इसमें का सी, ठीक है। इसमें का राइट आपका बच्चों होगा सी ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं, और भी मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर सोल्व करा रखे हैं, और इसकी चैप्टर्स क्लासें भी मैंने करा दी हैं। आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर के अन्य वीडियो भी आपको जो है देख लेना है। कम से कम 2 यदि आप मॉडल पेपर देखोगे तभी आपके 90% आपका पेपर आपका कवर होगा। और चैनल में अन्य भी हमारे सब्जेक्ट भी कवर हैं, आप जाकर के उनकी भी क्लासें आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में हम सारी क्लासें कराते हैं। और पेपर बच्चों आपका हो जाएगा, तो पेपर इस नंबर पे अपना भेज देना है 8173840090 पर, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको अपना पेपर भेज देना है। फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, आप उस पर भी जो है पेपर इजीली जो है भेज सकते हो मुझको। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।